वेलकम गाइस ऑन सुनील सर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने स्टार्ट की है एमसीक्यू सॉल्व करने की वो सीरीज़ जहां पर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सभी सिस्टम्स को कंप्लीट करेंगे, चाहे फिर वो एनाटॉमी का एस्पेक्ट हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट का एस्पेक्ट हो, या फिर फार्मेकोलॉजी का, और या फिर उनके सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग मैनेजमेंट का। लगातार ऐसी सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब करें सुनील सर यूट्यूब चैनल को। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज कवर्ड बाय। देखिए, जब कभी भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो गैसेस के एक्सचेंज से रिलेटेड हम लोग फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ऑक्सीजन और CO2 को होता है। ऐसे में नेजल कैविटी जो होती है वो मेन रोल प्ले करती है गैसेस के बॉडी में इनहेल होने के लिए और एक्सेल होने के लिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि जब कभी भी गैसों का हम एक्सेलेशन और इनहेलेशन पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि नेजल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग का एयर को फिल्टर करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और वहीं से क्वेश्चन है, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज कवर्ड बाय स्क्वामस सेल, सीलिएटेड सेल, नॉन सीलिएटेड सेल एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दिखने में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसका आंसर उतना ही ज़्यादा सॉलिड और ट्रिकी है। म्यूकोजल लाइनिंग की बात की है नेजल कैविटी की, तो यहाँ पर स्क्वामस सेल नहीं पाई जाती, नॉन सीलिएटेड सेल नहीं पाई जाती, ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। यहाँ पर पाई जाती है सीलिएटेड सेल। बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। नेजल कैविटी का 2/3 पार्ट जो होता है वो म्यूकोजा की ऐसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, यानी कि वहाँ पर मल्टीपल लेयर भी प्रेजेंट होगी और सेल्स भी सीलिएटेड होंगी। यह सीलिएटेड सेल्स डस्ट पार्टिकल्स को कैच करने का काम करती है, तो डस्ट पार्टिकल के कैचअप से रिलेटेड वर्क यहाँ पर होता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरी इजी एंड बेस्ट क्वेश्चन। द लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड इन फेरिंग्स। अब यहाँ पर बात हो रही है लिम्फोइड ऑर्गन फेरिंग्स में जो कि लोकेटेड होते हैं। तो आप और हम अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि हमारी जो नेजल कैविटी है, उस नेजल कैविटी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और माइक्रोबियल इन्फेक्शन को कॉम्बैट करने के लिए लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं। एक्चुअल में जो हमारा ओरल कैविटी है, जो हमारा थ्रोट है, वहाँ पर लिम्फोइड टिश्यूज़ की एक चेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। इस वाल्डेयर रिंग में एडिनोइड्स, पैलेटाइन, टॉन्सिल्स, इनकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये कह रहा है कि फेरिंग्स में कौन से लिम्फोइड टिश्यूज़ या ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं। देखिए, थाइमस हमारी थोरेसिक कैविटी में होगी, स्प्लीन हमारी रेटेरोपेरिटोनियल पार्ट होगी। अब सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड का संबंध भी थोरेसिक कैविटी से है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने आंसर दिया। एडिनोइड आर द टिश्यूज लिम्फोइड ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इन फेरिंग्स। फेरिंग्स इज आवर थ्रोट। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज वेरी इजी। क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एडम्स एप्पल। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि बेसिक्स होते हैं। एडम्स एप्पल किसे बोलते हैं आप? एपिग्लोटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज एंड वोकल कॉर्ड। यहाँ पर एडम्स एप्पल बोलने के पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है। इसकी स्ट्रक्चर, किसकी? बोन की स्ट्रक्चर, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोगों को यह पढ़ना है कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स भी इसे हम लोग बोलते हैं, यह बहुत सारी कार्टिलेजेस से मिलकर के बना होता है। इसमें जो हमारी थायरॉइड कार्टिलेज होती है वह फ्रंट साइड से कॉन्वेक्स प्रकार की ट्रायंगुलर शेप में यह होती है, इसीलिए इसे हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। थायरॉइड कार्टिलेज को हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया बाइफर्केट टू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई 8। ट्रेकिया का बाइफर्केशन मतलब ट्रेकिया जो है उसका 2 ब्रांचेज में डिवाइड होना, दैट इज नॉन एज बाइफर्केशन।
जो हमारी ट्रेकिया होती है वह एक स्पेशल पॉइंट पर जाकर के बाइफरकेट होती है। वहाँ पर एक हुक के समान ट्रेकियल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कैरिना। कैरिना। तो हाइलम क्या होता है? लंग्स का वह हिस्सा जहाँ पर ब्रोंकाई एंटर करे वो हाइलम कहलाएगा। कार्डियक नोच, कार्डियक नोच का मतलब हो गया कि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उस लेफ्ट लंग में हार्ट सिचुएटेड होता है, तो लेफ्ट लंग के पीछे या लेफ्ट लंग के पास जो स्पेस, तो हृदय जो होता है हमारा वो लंग्स के पास रहता है, लंग्स को थोड़ा कंप्रेस करता है, तो लंग्स में एक केविटी बन जाती है, या हम लोग बोले लंग्स में कर्व बन जाता है, जिसे हम लोग कार्डियक नोच कहते हैं। तो ट्रेकिया बाइफरकेट टू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट कैरिना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके एग्जाम में 101% आएगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब हम जरूर करेंगे, और दूसरों की हेल्प अगर हम करना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए यूजुअली कैरिना इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ कैरिना, कहाँ पर होता है? तो हम लोग यह जानते हैं कि ट्रेकिया बाइफरकेट करेगी थोरेसिक कैविटी में, तो थोरेसिक कैविटी में ना तो हम सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करेंगे ना ही हम लंबर वर्टिब्रा की बात करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, सी एंड बी। द करेक्ट आंसर विल बी T5, जो हमारी वर्टेबल कॉलम है। वर्टेबल कॉलम में वर्टेब्रास प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक वर्टेब्रास जो होते हैं उनमें 5 नंबर का जो वर्टेब्रा है उसके एनाटॉमिकल लेवल पर हम बात की जाए तो ट्रेकिया का बाइफरकेशन होता है, दैट इज दी T5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इजी एंड गुड क्वेश्चन। बेसिक गैस एक्सचेंज यूनिट इन द लंग्स। हम जानते हैं कि हमारे लंग्स जो होते हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोलाई के लेवल पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका डी। बेसिक गैस एक्सचेंज यूनिट इन द लंग्स इज एल्वियोलाई। बेसिक नर्व कंडक्शन यूनिट इज न्यूरॉन। बेसिक यूरिन फॉर्मेशन यूनिट इज नेफ्रॉन, मेनली फाउंड इन किडनीज। टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहाँ पर दैट इज नॉट अ आंसर। तो बेसिक गैस एक्सचेंज यूनिट लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ एल्वियोलार सेल। देखिए हम जानते हैं कि जो एल्वियोलाई होते हैं वो लंग्स का मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं। इन एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज, O2 जो होता है वह सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की तरफ जाएगा, CO2 सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये सब मोमेंट जो हमारा एल्वियोलाई है इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से होते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक सर्फेक्टेंट मौजूद रहेगा, उस सर्फेक्टेंट की सहायता से एल्वियोलाई जो होती है वह अपना शेप मेंटेन रखती है। यह सरफेस टाइप 2 एल्वियोलार सेल जो एल्वियोलाई होती है इनकी मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज दी टाइप 2 एल्वियोलार सेल। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी, टाइप 2 एल्वियोलार सेल। ओके चलिए भाई मूव करते हैं बहुत ही अच्छे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? देखिए कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज नोन एज। कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा हुआ है एम्फाइसीमा, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन नंबर सी है बैरोट्रोमा एंड ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूट्रोमा। अब आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ दी वॉल्यूट्रोमा। हम जानते हैं कि जब कभी किसी पर्सन को वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड या गैसेस प्रोवाइड की जाए तो वेंटिलेटर के प्रेशर के एक्सेस होने के कारण एल्वियोलाई जो होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और पूरे एल्वियोलाई पर प्रेशर पड़ने की वजह से लंग्स पर भी प्रेशर पड़ता है जिसे हम लोग वॉल्यूट्रोमा के नाम से जानते हैं। बैरोट्रोमा की बात की जाए, देखो दो बात हो गई, वॉल्यूम, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर वेंटिलेटर के थ्रू गैसेस का अमाउंट ज़्यादा हो, गैसेस का अमाउंट ज़्यादा हो तो दैट इज़ दी वॉल्यूट्रोमा। बट गैसेस का प्रेशर चाहे वो इनहेलेशन के लिए हो चाहे वो एक्सहेलेशन के लिए हो, प्रेशर ज़्यादा हो तो बैरोट्रोमा, गैसेस का अमाउंट ज़्यादा हो तो वॉल्यूट्रोमा।
दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, एक एम्फाइसीमा, एक एटेलेक्टेसिस। सिंपली मैं आपको बताऊंगा कोलैप्स ऑफ एल्विलाई के लिए जो टर्म काम में ली जाती है दैट इज एटेलेक्टेसिस। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्विलाई बोले तो एम्फाइसीमा। एल्विलाई की एनाटॉमी में चेंजेस आएंगे, एबनॉर्मल जैसे एल्विलाई की शेप में चेंजेस आते हैं, एबनॉर्मल डायलेशन इसका होता है दैट इज एम्फाइसीमा। लेकिन कोलैप्स अगर ये आपकी हो जाती है दैट इज नॉन एज एटेलेक्टेसिस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आंसर इज एटेलेक्टेसिस इज द कंडीशन इन विच एल्विलाई विल बी कोलैप्स्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। डायफ्राम इज इनर्वेटेड बाय, बताइए डायफ्राम जो होती है उसकी नर्व सप्लाई कौन सी नर्व से होगी? वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। देखिए वेगस नर्व नहीं आंसर होगा, सिंपल आंसर यहाँ पर आपका होगा फ्रेनिक नर्व। ये तीनों की तीनों नर्व क्रेनियल नर्व होती है, जबकि डायफ्राम को क्रेनियल नर्व के थ्रू सप्लाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सोमेटिक नर्व की बात हो रही है दैट इज द फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व के थ्रू हमारे डायफ्राम को, जो कि एक एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने वाला ऑर्गन और रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ऑर्गन होता है, दैट इज करंट आंसर विल बी फ्रेनिक नर्व। क्लियर? नंबर ऑफ लॉब्स इन राइट लंग। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट लंग में लोब्स के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि राइट लंग में लोब्स बताइए। हम जानते हैं कि लंग्स जो होते हैं हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक होता है राइट वाला पार्ट और एक होता है लेफ्ट वाला पार्ट। तो लेफ्ट लंग होता है वो दो भागों में डिवाइड होगा और जो हमारा राइट लंग होता है वो तीन भागों में फिशर के द्वारा डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो लंग्स होते हैं इनके लोब्स भी बहुत सारे छोटे छोटे भागों में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, बीपीएस। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट इज द यूनिट ऑफ द लंग्स। लंग्स की यूनिट होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा है, राइट लंग में कितने लोब होंगे? तो बहुत अच्छा आंसर आपको बताना है, 3 लोब यहाँ पर पाए जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्लैंडुलर सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, ग्लैंडुलर सेल्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा उसमें कौन सी ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाएंगी? सेंट्रोएसिनार सेल, कूफर सेल, गॉबलेट सेल एंड द श्वान सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन इसका आंसर बताएगा? आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लैंडुलर सेल म्यूसिन को सीक्रेट करने वाली। हम जानते हैं कि म्यूकस जो होता है, सर्फेक्टेंट्स की यहाँ पर बात हम लोगों ने की थी। कुफर सेल लीवर में प्रेजेंट होगी, सेंट्रोएसिनार सेल मे बी रिलेटेड टू पेनक्रियाज, श्वान सेल इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो करेक्ट आंसर विल बी गॉबलेट सेल्स। हम जानते हैं कि भाई जो हमारी एल्वेलाई होती हैं इनकी वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन सेल का मेन काम होता है कुछ सिक्रेशंस को देना, जो कि सर्फेक्टेंट का काम करें, एल्वेलाई को हाइड्रेट रखने का काम करें। दैट मटेरियल इज म्यूसिन एंड दैट सेल्स आर गॉबलेट सेल्स। ओके, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे, क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आप सभी के सामने है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का टाइम होता है 5 सेकेंड। तो 1 मिनट में हम लोग कितनी बार मेनली रेस्पायरेट कर सकते हैं? 12 टाइम्स, क्योंकि एक बार रेस्पायरेट करने में लगने वाला समय 5 सेकेंड, तो 12 टाइम रेस्पायरेट करने में लगने वाला समय 60 सेकेंड। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट के बारे में आपसे पूछा गया है, वो भी एडल्ट की, दैट इज द 16 to 20 बीट्स पर मिनट। 16 to 20 beats per minute is the normal respiratory rate of adult. रेस्पिरेटरी फंक्शन इज मेजर्ड बाय, जब कभी भी किसी भी पर्सन में लंग्स में डैमेज हो, चाहे वो स्मोकिंग का कोज हो, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, एम्फाइसीमा या एटेलेक्टेसिस की बात हो, हम लंग्स की कैपेसिटी का मेजरमेंट करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ में लिया जाता है दैट इज़ दी स्पायरोमीटर। कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, गोनोमीटर,
गोनो या गोनियोमीटर जो होता है हमारे जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन, हमारे जॉइंट्स कितना मूव कर सकते हैं उनको काउंट करने का काम करता है। टोनोमीटर का मेन मतलब जो है यहाँ पर वो है प्रेशर से रिलेटेड। मैनोमीटर का मतलब भी प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पर होता है। क्लियर हुई बात? चलिए भाई आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इजी, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ। हम जानते हैं कि भाई जो एल्वियोलाई हमारी है उन एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन जाएगी और वो ब्लड कैपिलरीज में घुलेंगी तब जो हमारी आरबीसी होती है उस आरबीसी में वो ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन दी फॉर्म ऑफ, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को किस फॉर्म में? द करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड्स आर हर्ड ओवर। देखिए जब कभी भी बात हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हम जानते हैं गैसेस के इन एंड आउट की वजह से साउंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा जा रहा है ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड्स को आप कहाँ पर सुनते हैं? ट्रेकिया और लेरिंग्स पर, मेन स्टेम ब्रोंकाई पर, एंटायर लंग फील्ड एक्सेप्ट लार्ज एयरवेज पर, एपेक्स ऑफ द हार्ट पर। एपेक्स ऑफ द हार्ट पर आपको एपिकल पल्स सुनाई देती है। एपिकल पल्स मोस्ट एक्यूरेट पल्स ये ऊपर होती है। तो यह तो आपका आंसर होगा ही नहीं। ब्रोंकोवेसिकुलर, ब्रोंकाई का भी साउंड और एल्वियोलाई का भी साउंड, तो ट्रेकिया और लेरिंग्स की बात नहीं होगी। मेन स्टेम ब्रोंकाई, एंटायर लंग फील्ड एक्सेप्ट लार्ज एयरवेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जाएगा मेन स्टेम ब्रोंकाइज। मेन स्टेम ब्रोंकाइज जो होती है वहाँ पर आपको लंग्स के कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स, नॉर्मल लंग साउंड, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड सुनाई देते हैं मेन स्टेम ब्रोंकाइज पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी गड़बड़ी कर जाते हैं। ट्रेकिया की लंबाई बताओ। नॉर्मल ट्रेकिया की लंबाई होती है 11.8 सेंटीमीटर। इस हिसाब से बताओ क्या आंसर सही जाएगा। 10 से 12, 12 से 15, 6 से 10, 20 से 25। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 10 to 12 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेकिया की सिर्फ आपसे लेंथ पूछी है, लेंथ आपको बताना है 10 से 12 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन एडल्ट इज। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? नंबर ऑफ एल्वियोलाई, एडल्ट में पाए जाने वाली एल्वियोलाई के काउंट की यहाँ पर बात हो रही है। उम्मीद है बहुत सारे साथी प्रयास करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भाई एडल्ट्स जो होते हैं उनमें कितने एल्वियोलाइज पाए जाएंगे। तो हम जानते हैं कि लंग्स में जो हमारा ट्रेकिया, मान लो ये दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ब्रोंकाई, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलाई। कितनी एल्वियोलाई यहाँ पर पाई जाएगी? करेक्ट आंसर विल बी 300 मिलियन, क्योंकि नॉट अ 3 बिलियन, नॉट 30 बिलियन, नॉट 3 मिलियन, 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस कई बार विद्यार्थी को एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी जागरूकता, कोई एनालिसिस का ध्यान नहीं रखा गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी सिंपल, चेस्ट वॉल इज प्रोटेक्टेड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में किसी समय पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। चेस्ट वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, 24 रिब्स, 18 रिब्स एंड 20 रिब्स। बहुत सिंपल सी बात है भैया, पेयर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो आपको आंसर देना है 24, क्योंकि हम जानते हैं वन साइड में 12 रिब्स होते हैं, अनदर साइड में 12 रिब्स होते हैं। इनमें 10 जो रिब्स होते हैं वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, 2 रिब्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं। तो ओवरऑल 24 रिब्स जो होते हैं वो हार्ट को और लंग्स को, चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लूरल सरफेस कंटेन, प्लूरा की जो सरफेस होती है वहाँ पर कितने ml, देखो हम जानते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं, लंग्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं। इस मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लूरा। पूछ रहा है कि भैया प्लूरा जो होती है उसमें कितने ml आपका फ्लूइड प्रेजेंट होगा, बताइए प्लूरा में कितने ml फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरा एक सीरस प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, इस सीरस मेम्ब्रेन में 10 to 20 ml ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो प्लूरल स्पेस कंटेन ml ऑफ फ्लूइड, कितना आंसर जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 10 to 15 ml ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं जल्दी से इन क्वेश्चन को रिवाइज भी मैं आप लोग करवा दूंगा। ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड के बारे में पूछे तो मेन स्टेम ब्रोंका इज द करेक्ट आंसर। ट्रेकिया की लंबाई बोले तो 11.8 सेंटीमीटर, 12 से 15। एक्यूरेट आंसर भी मैंने आपको बताया, रेंज वाला क्वेश्चन भी बताया। नंबर ऑफ एल्वुलाई आपसे पूछे जाएंगे, 300 मिलियन एल्वुलाई। चेस्ट वॉल इज प्रोटेक्टेड बाय 24 रिब्स। प्लूरल स्पेस में 10 से 15 ml प्रेजेंट होगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सिंपल से हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट लंग 3 होते हैं हमारे। डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई होगी? फ्रेनिक नर्व के थ्रू नर्व सप्लाई मिलेगी। क्लियर हो गई बात। नेजल कैविटी में कौन सी लाइनिंग पाई जाएगी? सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों को ये अंदाज़ा जरूर लग गया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनाटॉमी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।